नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें हैंडीकैप कैटेगरी में काफ़ी चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं। ठीक है, सभी लोगों ने नोटिफिकेशन पहले से पढ़ लिया होगा, सभी को पता चल चुका होगा वैकेंसी सिलेबस, लेकिन जो एक्चुअली बात है वो जो हैंडीकैप के लिए है वो किसी ने नहीं आपको बताई होगी, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिव्यांगजनों से संबंधित जितनी भी जानकारी है इस चैनल के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम बात कर लेते हैं। हम जो बारीकी की बात है जो स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए लिखी हुई है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी और चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर्म का आपको पता ही होगा, जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो मैं यहीं पर सारा बता दूं। पूरा पढ़ करके जो है मैंने पहले से ही रख रखा है इसको, और आपको भी पता ही होगा इन सब चीज़ों का जो मैं बता रहा हूँ। जो मेन पॉइंट है उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, 3 तारीख से लेकर के 4/2/2023 तक आपका नोट जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। इसमें आप मान लीजिए कोई गलती कर देते हैं तो फिर उसको करेक्शन भी आप कर सकते हैं। गलती जो करेंगे वो सबसे ज़्यादा हैंडीकैप कर रहे थे। पिछली बार के नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो गलतियां देखने को मिली वो हैंडीकैप लोगों के कारण देखने को मिली। ठीक है, उन लोगों ने जो ब्लाइंड वाला ऑप्शन था जो 40% मोर देन था उस पर सभी लोगों ने येस कर दिया। जो ओएल थे, जो बोथ लेग थे, जिनको हैंड में प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और थोड़ा डिटेल में। इस बार वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इस बार इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को बोलिएगा जितने भी आपके पास ग्रुप हैं कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि फिर पूरा साल आप लोगों के अलग अलग ग्रुप बनते हैं कि एग्ज़ाम देंगे नहीं देंगे, कोई तमाम तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं कि इस तरीके से क्यों हो गया क्यों नहीं हुआ। तो पहले ही आप थोड़ा सा सावधानी बरत लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से। चैनल पे जो है जितने भी सीजीएल से रिगार्डिंग वीडियोस आती हैं उनको आप देखिएगा और अच्छे से ठीक तरीके से आपके सर्टिफिकेट वगैरह को, अपनी डिसेबिलिटी को देखते हुए आप जो है फॉर्म भरिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम वगैरह अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आप भरिएगा। आप पता कीजिएगा क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या नहीं हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी वो जानबूझ कर कि नहीं मैं तो नहीं हूँ। वैसे तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तब सोचते हैं वो कि मेरा फ़ायदा हो जाए, मैं स्क्राइब भी लेकर के चला जाऊँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी ले लूँ, सारा फ़ायदा सारा रजिस्ट्रेशन मुझे ही मिल जाए। पता चलता है लास्ट में जा करके कि वो एक्चुअली में वो कर सकता था, वो कंप्यूटर को चला सकता था, अच्छी सी चीज़ों को पढ़ सकता था, सब कुछ नॉर्मली कर सकता था, और फिर भी उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया, तो जिससे कि वो कट ऑफ ही बढ़ाएगा और लास्ट में जा करके बाहर निकल जाएगा। उसमें चाहे कोई भी हो, अभी सिर्फ फॉर्म का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसको जो है आप अच्छे से देख करके अपनी हर एक चीज़ को जान करके तब अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये सब इसके जो हैं वो डिपार्टमेंट है। इसमें लेवल 8 से लगा करके आपको जॉब मिलनी स्टार्ट होगी, लेवल 4 से शुरू होगी, लेवल 8 तक आपको इसमें जॉब मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये सब वैकेंसीज वगैरह के बारे में इसमें दिया हुआ है। एज लिमिट आप सभी को पता ही होगा कि एससी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जो जर्नल के हैं उनको 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आपकी अगर इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। जर्नल के लिए कुछ जो पोस्ट है उनके लिए 27 है, तो यानी कि 37 साल तक जो है जनरल कैटेगरी अगर पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप है तो वो भर सकता है। 40 साल तक ओबीसी का भर सकता है और लगभग 43 साल तक आपका एससी एसटी का भर सकता है, ये जो नॉर्मल है। इसमें और भी ज़्यादा आपका जो 30 पर है उसको भी आप लगा लीजिएगा, इन 40 और 43 और 40 लगभग 45-46 तक एससी एसटी कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है एसएससी सीजीएल के। अब देखिए यहाँ पर आइएगा दोस्तों, ये है मेन जो आपका सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। यही चीज़ थी जो पिछली बार लोगों को प्रॉब्लम की, और इस चीज़ को आप अब अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कोई नहीं, आप अपने 10 मिनट निकाल लीजिएगा मेरी इस वीडियो को देखने में, जिससे कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो और आप बता सको दूसरे लोगों को भी। देखिए लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोथ आर अफेक्टेड एंड सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है,
यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर सभी लोग आते हैं जिनको हैंड में प्रॉब्लम है, जिनको वन लेग है, जिनको बोथ लेग है, जिनको कुछ कमर वगैरह में, पीठ वगैरह में दिक्कत है, या और तरीके की कोई मांसपेशियों में दिक्कत है, वो सब एलडी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। और एलडी कैटेगरी को ही हम कई जगह किसी फॉर्म में ओएच भी बोलते हैं, यानी कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, जो हड्डियों से रिलेटेड या हड्डियों से संबंधित, अस्थियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो एलडी और ओएच दोनों एक ही चीज़ होती हैं, उसके अंदर आती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम जो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बोथ आर्म अफेक्टेड है, यानी कि जिसके दोनों हाथ में दिक्कत है, वो साथ ही साथ जो ब्लाइंडनेस है, यानी कि जो देख नहीं सकते वो लोग, और जो सेरेब्रल पाल्सी है, यानी कि जिनकी दिमागी अक्षमता कम है और लोगों के कंपैरिजन, वो रियलिटी में, ठीक है, यानी कि जो थोड़ी सोचने की क्षमता कम रखते हैं। आपने इस तरीके के लोग भी देखे होंगे कई बार, जो थोड़ा सा शरीफ टाइप से, कि आपको बहुत ही सिंपल से भोले भाले दिखते हैं, उनका दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता, इतना तेज़ काम नहीं करता, तो वो लोग होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडर, इन लोगों को स्क्राइब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर वो डिज़ायर कैंडिडेट हैं। आगे आइएगा, अगले को आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा जो है, और इसमें लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, लेकिन हम जो मेन बात करेंगे वो अगली लाइन पर करेंगे। लिखा हुआ है द फैसिलिटी, ये 7.3 देखिएगा, 7.3 द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल आल्सो बी प्रोवाइड टू PWD कैंडिडेट हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40%, ये देखिए लेस देन 40%, एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग इन प्रेजेंस ऑफ 2 OM नंबर, ये कोई 29/6/2019 को कोई नंबर आया, और ये DD थर्ड डेट जो है ये आपका 10/8/2022 इशूड किया, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। द फैसिलिटी विल बी प्रोवाइड ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एज एनेक्चर 1A, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जिनका सर्टिफिकेट 40% से कम है उनको भी हम स्क्राइब की फैसिलिटी देंगे, यानी कि जो लोग 40% से कम है, यानी कि उनके दिक्कत कम है लेकिन वो फिर भी एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, जैसे किसी की फिंगर नहीं काम कर रही, तो वो लोग भी क्या करेंगे, 40% से कम सर्टिफिकेट बन गया, उन लोगों को लेकर के जाएंगे, स्क्राइब बैठाएंगे। अब स्क्राइब का मतलब पता है आपको क्या है? काफ़ी लोगों को सही में स्क्राइब का मतलब नहीं पता, और मुझे भी इतनी नॉलेज का नहीं पता। काफ़ी लोगों से मैंने सुना हुआ है कि हम किसी की भी बंदे, कोई भी बंदा हमें मिल जाए और हम उसको बैठा देंगे और लास्ट में हमारा वो चेक नहीं होगा। पता नहीं ऐसा सच में है या नहीं है। अगर ऐसा है तो ये दिव्यांगजनों के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है, ठीक है। कई बार मेरे पास ऐसे कॉल आए कि आप हमारे मेरे लिए स्क्राइब बैठ जाओ, या फिर मुझे कोई ऐसा स्क्राइब दे दो जो हर एक के उसमें एक्सपर्ट हो, मैथ रीजनिंग में जो हमारा कंपटीशन होता है, जिससे VH की कई बार कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो वो लोगों का कहना है कि हमें, हालांकि नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपकी वो क्वालिफिकेशन उसकी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं ग्रेजुएशन का फॉर्म है तो 12th वाला बंदा भी तो पढ़ ही रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम उनको नहीं लेंगे, क्योंकि CHSL भी 12th बेस पर आता है, कि हम उससे कम क्वालिफिकेशन वाले को लेंगे, 12th वाले को लेंगे, 10th वाले को लेंगे। और वो इस तरीके से जो भी है, उसमें काफ़ी लोगों का कहना है कि ले जाओ, उनको पता नहीं हो, वो कुछ भी जानते हो, मतलब इस तरीके से बस वो इस एग्ज़ाम में बैठा हुआ ना हो जो एग्ज़ाम दे रहा है, यानी कि वो अपना खुद का एग्ज़ाम ना दे रहा हो। चलिए, ये अब देखिए क्या होगा। अगर 40% से कम होगा तो लोग स्क्राइब ले जाना स्टार्ट करेंगे, स्क्राइब लेकर के जाएंगे, फिर उनको सही से स्क्राइब का मतलब भी नहीं पता, और ये कंपटीशन बढ़ने वाला है दिव्यांगजनों के साथ ऐसा करने पर। और जितने लोग बोथ लेग से हैं अफेक्टेड, समस्या सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगी। उन लोगों को क्यों होंगी? क्योंकि बोथ आर्म को इन्होंने लिख दिया है, ठीक है दोस्तों, कि आप स्क्राइब लेकर के जा सकते हैं। वो लोग लेकर के चले जाएंगे। वन हैंड वाले भी काफ़ी लोग स्क्राइब लेकर के जाते हैं, ठीक है। कुछ का कहना है कि लोग लेकर के गए हैं और वो लग गए, कुछ का कहना है कि हैंड अफेक्टेड में स्क्राइब लेकर के जाने से नहीं लगते। काफ़ी लोग हैं नहीं लेकर के जाते। कुछ लोगों का कहना है कि राइट हैंड अगर हमारा सही है और लेफ्ट हैंड में दिक्कत है, तब भी हम स्क्राइब लेकर के जाएंगे तो हमें बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम राइट हैंड से काम करते हैं, राइट हैंड हमारा सही तरीके से चलता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास एक हाथ है तो उससे ही हम करेंगे तो हमें जो है फाइनल में निकाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितना भी मेरी चैनल से मुझे जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना लोग, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो फिर कोई जानकारी हमें देना उचित नहीं समझते किसी भी कमेंट के माध्यम से, जो लोग लग चुके हैं।
आप में से भी काफ़ी लोग जो हैं लगेंगे अभी वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी कोई मतलब वास्ता था ही नहीं, जो लोग एक बार सिलेक्टेड हो जाते हैं। और काफ़ी लोगों के चलो गलत कमेंट आते हैं कि कुछ जानकारी नहीं है, ये वो नहीं है, वो हमें भी पता है, काफ़ी चीज़ों का होता रहता है कट ऑफ वगैरह को लेकर के। लेकिन जो एक्चुअली चीज़ है वो नोटिफिकेशन है। और दूसरी चीज़ जो दिव्यांगजनों के साथ ऐसा होगा, उन लोगों के साथ इसमें काफ़ी लोगों को 1 लाख को भी दिक्कत होगी, साथ ही साथ देखिए 1 लाख को भी दिक्कत होगी, लेकिन बहुत लाख को ज़्यादा दिक्कत इसलिए है वो चलने में इतने सक्षम नहीं है, या फिर वो लोग जैसे मैं मान के चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वन हैंड को कोई दिक्कत नहीं है या वन हैंड या बोथ हैंड वाले ये सोचे कि हमारी कोई मतलब एक तरीके से बोल देते हैं कि बुराई करना या इस तरीके से, नहीं, दिक्कत उन लोगों को भी है। लेकिन एक बात देखिए, वो लोग जो बोथ लेग से हैं वो कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते, वो इतने एक्टिव नहीं हो सकते, जितने उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो काम करेगी। आप समझ रहे हो, जितने लोग जो वन हैंड वाले हैं वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उनका माइंड एक्टिवेट रहेगा, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन बोथ लेग वाले जो पर्सन होते हैं, और फिर बोथ आर्म वालों को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उनको स्क्राइब की फैसिलिटी यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कर दी है कि आप स्क्राइब लेकर के जाइएगा, वो स्क्राइब लेकर के चले जाएंगे। लेकिन बोथ लेग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। साथ ही साथ 1 लाख को भी प्रॉब्लम है। हाँ, मैं हैंड वालों की बात मैं करूँगा। देखिए हैंड वालों को क्या सीजीएल ने क्या दिक्कत दी है, क्या उन लोगों के लिए गलत है सीजीएल के अंदर। अभी जब आपका रिजल्ट आएगा तो बाकी तो उसमें पता चलेगा। वैसे नोटिफिकेशन के हिसाब से जिन पे सीपीटी पोस्ट है और जिनमें आपका डीएसटी पोस्ट है, सीपीटी और डीएसटी दो तरह की पोस्ट है इसके अंदर, सीजीएल के अंदर। सीपीटी पोस्ट में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एफिशिएंसी जो है उसमें यानी कि हायर आपको लेकर के आना पड़ेगा। डीएसटी में आपको जैसे इस बार टैक्स असिस्टेंट है, यूडीसी है, और भी काफ़ी पोस्टें हैं, उनमें कहा है कि उनको टाइपिंग देनी ज़रूरी है। अब इनके लिए टाइपिंग है तो ये पोस्ट इन पोस्ट पर ये नहीं बैठेंगे, यहाँ पर बोथ लैग बैठेंगे, ये 1 लाख बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सॉरी बोथ लैग और आपके 1 लाख ये लोग बैठेंगे। वन हैंड वाले कोई भी टाइपिंग नहीं कर सकते, बोथ हैंड वाले कोई टाइपिंग नहीं कर सकते, काफ़ी उसमें कुछ को और भी दिक्कतें होती हैं, वो लोग टाइपिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोथ लैख को एक बड़ा बेनिफिट एसएससी सीजीएल की तरफ से मिल सकता है। लेकिन नुकसान सभी का ये है कि जिन लोगों को 40% से कम का सर्टिफिकेट मिल गया, अगर उनकी, चलो दो चीज़ें हैं, देखिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि 40% से कम लोगों को स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाए, एग्जाम्शन की फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि भाई अगर किसी की 2 फिंगर कटी हुई हैं और उसका 40% से कम का बना हुआ है तो वो किसी भी जॉब में फिर सीजीएल में तो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि टाइपिंग कंपलसरी है। तो हो सकता है उनको देख करके ऐसा किया हो कि आपको स्क्राइब ले जाएगा, आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर इन लोगों को हैंडीकैप कैटेगरी में ही डाल दिया, अगर इन लोगों को डाल दिया कि ईडब्ल्यूएस में हैं आप, तो ईडब्ल्यूएस में चले जाइएगा, आपको हम ऐसी फैसिलिटी दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपकी कट ऑफ हम ओएच कैटेगरी के अंदर नहीं लगाएंगे, जैसे कि 40% से ज़्यादा का लिखा हुआ है जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अंदर, कि 40% मोर देन होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी हम लेंगे। लेकिन अगर एसएससी ने इस तरीके से ना किया तो उन लोगों को 40% से कम में और ओएच कैटेगरी में या फिर वीआई कैटेगरी के अंदर ही उनको जो भी उसकी कैटेगरी बनेगी उसी के अंदर अगर उसको रखा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हैंडीकैप कैटेगरी में बढ़ जाएगा। हाँ, अगर उन लोगों को कहा कि हम आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे लेकिन हम आपको हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं डालेंगे क्योंकि आपका सर्टिफिकेट 40% से कम है, हम आपको इस तरीके की फैसिलिटी देंगे सर्टिफिकेट लगा करके, जैसे एग्जामिनेशन फैसिलिटी है, जैसे आपकी स्क्राइब फैसिलिटी है, लेकिन आपको जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जो है दिव्यांग कैटेगरी के अंदर डाला जाए, तो फिर तो ठीक भी रहेगा। फिर जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं बनेगा और उन लोगों के लिए भी सही रहेगा जो लोग टाइपिंग करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, कम से कम उनको कोई पोस्ट तो मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में वो लोग हैं, तब हम लोगों को इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तब हमारा तो तब उनसे कोई मतलब वास्ता ज़्यादा नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है, वो उन बाकी लोगों के लिए है जो, क्योंकि ऐसे कम ही केस होते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, किसी की एक फिंगर कट गई लेकिन उसका बनेगा कितने का सर्टिफिकेट का, 5% का, 10% का, 2 कट गई तो भी इतना का ही लगभग, ठीक है। या फिर कुछ और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो टाइपिंग नहीं कर सकता, या फिर आप काफ़ी लोगों के साथ आप प्रॉब्लम होती है इस तरीके की।
तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनको लेस देन 40% करके और उनको कैटेगरी हैंडीकैप में ही डालेंगे तो वो फिर तो नुकसान है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। ठीक है, वो बाकी चीज़ें पता चलेंगी, या तो फिर जो लोग आरटीआई वगैरह में एक्सपर्ट हैं वो लोग थोड़ा सा इस बारे में आप चेक कर सकते हैं, फिर जब रिजल्ट आएगा तब हमें इस बारे में जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यही था सब। बाकी जिन लोगों का 40% से ज़्यादा है वो ये सब एनेक्स्चर उन लोगों को बनवाने होते हैं और वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी लेकर के जाने होते हैं। ये दो एनेक्स्चर हैं, एनेक्स्चर 1A, एनेक्स्चर 1, और आपका ये सब जो है बाद में जो आपका और एनेक्स्चर दिए हुए हैं वो यही सब जो 7.3 के अंदर, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आपने इन सब पर यस कर दिया तो। आपको 7.1, 7.2, 7.3 इन सब पर कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जो आई में जिनको दिक्कत है वो लोग जो है अपना स्क्राइब लेकर के जा सकते हैं और रीडर कर सकते हैं उनको। ऐसे टाइपिंग में भी उनके साथ जो लोग स्क्राइब लेकर के जाएंगे उनको जो है रीडिंग वगैरह के लिए स्क्राइब मिल जाएगा। ये सब जो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं। देखिए जूनियर स्टैटिकल वैकेंसीज़ में क्या है, इसमें चाहिए आपको किसी भी एक साल में, जैसे आपने बीकॉम किया स्टैटिक लिया हुआ है तो आपके पास स्टैटिक होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स हो और कोई भी आपके पास डिग्री हो। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि हर साल आपके पास जो स्टैट सब्जेक्ट होता है वो होना चाहिए 3 ईयर के अंदर। तीनों से आपने जितने 3 साल किए हैं और 6 सेमेस्टर अगर उसके अंदर दिए हुए हैं तो आपके पास हर सेमेस्टर में स्टैटिक्स होना चाहिए। एज की बात करें तो एज का बता ही दिया है कि हैंडीकैप को 27 जो है वो मिनिमम 27 होती है और 10 साल उनका रिजर्वेशन होता है। और साथ ही साथ बाकी चैनल पर भी आपने देख ही लिया होगा कि अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की तो वो 1 अगस्त से जो है आपके लिए मान्य होगी। यानी कि अगर आप एपीयर में हैं, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीबीए, बीटेक वगैरह अगर कुछ भी कर रहे हैं तो भी आप फाइनल ईयर में हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ये सब सेंटर आप डाल सकते हैं इसमें जहाँ भी आपका नज़दीक सेंटर लगे। फीस इसमें हैंडीकैप लोगों की 0 होती है, सिलेबस सब कुछ सेम पहले वाला ही है। बाकी फ़ोटो और सिग्नेचर का थोड़ा ध्यान रख करके उसको अच्छे से फिल कीजिएगा। ये सब इसने पहले वाला ही है, इसमें दिया हुआ है कि देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए, जो पारा 7.1.23 जो अभी हम पढ़ करके आए हैं, विल बी अलाउड एडिशनल कंपनसेटरी टाइम ऑफ 5 मिनट इन डीएसटी, यानी कि आपको डीएसटी में 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। ओनली दोज वीएच कैंडिडेट हु अडॉप्ट फॉर स्क्राइब इन रिटन एग्जाम विल बी प्रोवाइड पैसेज रीडर एट द टाइम ऑफ डीएसटी। यानी कि आपको जो वीएच कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने स्क्राइब लिया हुआ है उन लोगों को ही पैसेज रीडर के लिए आपको जो है स्क्राइब मिल जाएगा। वीएच कैंडिडेट जिन्होंने स्क्राइब लिया हुआ है उनको प्रोवाइड पैसेज रीडर एट द टाइम, यानी कि आपको पैसेज पढ़ नहीं सकते, वो रीड नहीं कर सकते, उसको पढ़ने के लिए आपको प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिलेबस सब कुछ वही है सेम। तो बस यही जानकारी हम देना चाहते थे इस चैनल के माध्यम से। जो भी है जैसे भी आप समझ ही गए होंगे कि लेस देन 40% भी इन्होंने कर दिया है तो कहीं ना कहीं हैंडीकैप को थोड़ी सी दिक्कत इसमें ज़रूर आएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।